अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ना मेरा क्लीनिंग का प्लान था। किचन में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने क्लीन करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर कर दूं। और वैसे भी किचन में हमारा मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्पेंड होता है और हमें अपने किचन को हर वक्त क्लीन एंड हाइजीनिक रखना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ क्लीनिंग ऑफ किचन क्लोथ्स। हमें हमेशा अपने किचन के जो भी क्लोथ्स होते हैं, चाहे जिसमें हम रोटी रख रहे हों या फिर हमारी सफाई वाले होते हैं, उसको हमेशा टाइम टू टाइम हमें क्लीन करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे किचन के क्लोथ्स को क्लीनिंग के लिए मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है और उसको मैंने बॉईल होने के लिए डाल दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच भर कर बेकिंग सोडा डाला है और उसके बाद फिर डिश वॉश लिक्विड जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है वो मैं डाल देती हूँ। एंड देन इसमें मैं सारे क्लोथ्स को अच्छी तरीके से डिप कर देती हूँ। उसके बाद मैं 30 to 45 मिनट्स इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। देन मैं निकाल करके अच्छी तरीके से इसको धुल देती हूँ और फिर सूखने को रख देती हूँ। सूख जाने के बाद और अच्छे से इसका रिज़ल्ट विजिबल हो जाता है कि कितना ज़्यादा क्लीन हुआ है। तो मेरे सारे क्लोथ्स अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके थे, सबके जो भी दाग धब्बे थे वो निकल गए थे। ये वाला क्लोथ क्योंकि रोटी का है ना, तो इस पर रोटी की जो कई ऐसे भी दाग होते हैं, रोटी जहाँ जल जाती हैं तो वो जल्दी निकलते नहीं हैं। तो इस वजह से इस पर ये थोड़ा सा स्टेन रह गया है, लेकिन हाँ कलर इसका फेड हो चुका है। ये जब मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल था और अभी बहुत लीस्ट विजिबल है। नाउ द सेकेंड टिप इज़ क्लीनिंग ऑफ टी स्ट्रेनर्स। तो उसको भी साफ़ करने के लिए मैं सेम पैटर्न यूज़ करती हूँ। भगोने में पानी रखती हूँ, उसमें डिश वॉश लिक्विड एंड सोडा डालकर उबालने को रख देती हूँ। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो ये चाय छन्नी है ये कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। इस पर कितने छोटे छोटे चाय पत्ती के पार्टिकल्स जमा हुए हैं। तो इसको मैं साफ़ करूँगी आज। मैं टाइम टू टाइम इन सबको क्लीन करती रहती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो, लेकिन इस बार मैंने बहुत लंबे टाइम से इसको क्लीन नहीं किया है, तो हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसको क्लीन करने में और पूरा ये अच्छे से क्लीन हो भी नहीं। वैसे भी मेरी ये वाली चाय छन्नी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छे से साफ़ होगी। एनीवेज़ तो इसको मैंने अच्छे से बॉईल होने के लिए 20 से 30 मिनट ऐसे गैस पे छोड़ दिया है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा। देन अब मैं इसको क्लीन करने लग गई हूँ। तो इसको आप यूजुअली जो टूथब्रश होता है उसकी हेल्प से भी क्लीन कर सकते हो, लेकिन मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं स्पॉन्ज की हेल्प से ही क्लीन कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो भी रहा है। स्पॉन्ज से साफ़ करने के बाद मैंने इसको पानी के साथ वॉश कर लिया है और ये जितना ज़्यादा इसमें दाग धब्बे थे उस हिसाब से ये बहुत हद से ज़्यादा क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब पहले कैसा था और अब ये कैसा हो गया है। किचन को तो हम साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ना नॉन मॉड्यूलर किचन की, तो उसको और ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है और उसको हमेशा हमें क्लीन करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो किचन है वो तो नॉन मॉड्यूलर किचन ही है और उसको मुझे हमेशा अच्छे से साफ़ सुथरा ही रखना पड़ता है। उसमें ज़्यादा करके गंदा होने का चांस रहता है। तो अब बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ। तो हमारे पास जो भी आलू प्याज के लिए बास्केट होता है उसको हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। जैसे कि हम आलू और प्याज ख़रीद करके लाते हैं ना, तो उसको वापस हमने बास्केट में रखने से पहले उस बास्केट की अच्छे से सफाई करनी है। पहले वाले जो भी पुराने छिलके होते हैं प्याज वगैरह के उसको निकाल देना है ये, और चेक कर लेना कि कोई भी प्याज आलू ख़राब वाला ना हो इसमें, वरना एक अजीब सी स्मेल रह जाती है और उसके बाद फिर किचन में वो स्मेल फैलने लग जाती है। ये वाली जो चीज़ है इसने तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। सो माई फोर्थ टिप इज़ यूजिंग गार्बेज बैग्स। डस्टबिन में डायरेक्टली हमें कचड़े नहीं डालने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है और हर रोज़ हमें डस्टबिन धुलना पड़ता है। तो हम इसके लिए गार्बेज बैग का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो डस्टबिन है वो गंदा भी नहीं होता है और हमारे जो डस्टबिन में स्मेल भी नहीं जाती है और हमें रोज़ इसको धुलना भी नहीं पड़ता है। तो इससे तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अच्छा, तो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट। हमारा ना नॉन मॉड्यूलर किचन है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नॉन मॉड्यूलर किचन पूरा नीचे से भी ओपन होता है, तो इसको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है। इस पर हमेशा डस्ट वगैरह आ जाया करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी झाड़ू पोछा करती हूँ तो मैं नीचे से भी साफ़ कर लिया करती हूँ साथ के साथ, क्योंकि अगर हम एक बार के लिए छोड़ देंगे कि चलो एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे मंथ में, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और कॉकरोचेस वगैरह आने का डर रहता है। इसलिए मैं जब भी झाड़ू पोछा करती हूँ
मैं नीचे का ज़रूर से साफ़ करती हूँ। चीज़ों को अगर हटाकर करना पड़े, लगे कि ज़्यादा गंदा है तो मैं चीज़ों को हटाकर करती हूँ, और अगर लगता है कि ज़्यादा गंदा नहीं है, बस नॉर्मली साइड करके बस झाड़ू भी दे दिया जाए तो फिर वो क्लीन हो जाएगा, तो वैसे भी कर दिया करती हूँ। ये भी एक अच्छी टिप है जिससे हमारा जो नॉन मॉड्यूलर किचन है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है और बहुत हाइजीनिक रहता है। कमिंग टू द सिक्स्थ टिप, तो माई सिक्स टिप इज़ कि जो भी हमारे पास डिश ड्राइंग बास्केट वगैरह होती है उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली बर्तन वगैरह धुल के इसमें डालते रहते हैं और फिर निकाल के बर्तन को रखते हैं, फिर दूसरा धुल के डालते हैं, तो क्या होता है ये गंदे होते रहते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये भी गंदा हो रहा है, और इसमें जो भी धुले हुए बर्तन हम रखते हैं नेक्स्ट फिर वो भी गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि ये भी क्लीन रहे और हाइजीनिक रहे। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और पानी वाले बर्तन इसमें होते हैं ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी लग जाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ क्लीनिंग ऑफ स्विच बोर्ड्स रेगुलरली। हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स होते हैं उन पे डस्ट पड़ती रहती है, और वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो डस्ट एकदम चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, तो हमारा स्विच बोर्ड बहुत गंदा दिखने लगता है। इसलिए हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड है उसको अच्छे से टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। और ख़ास करके किचन का स्विच बोर्ड, किचन में तो हर तरीके की कुकिंग वगैरह हो रही होती है, तो उससे और ज़्यादा स्विच बोर्ड्स वगैरह पे बिल्कुल चिपचिपाहट सी आ जाती है। तो इसीलिए टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर कॉटन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से इसको साफ़ करते रहना चाहिए। हाँ, कभी भी ना गीले क्लॉथ से साफ़ नहीं करना है, हमेशा सूखे टिश्यू पेपर या सूखे क्लॉथ से ही इसकी क्लीनिंग करनी है। किचन ना घर का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर हर रोज़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि हर वक्त ही सफाई की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स की कुकिंग हो रही होती है, काम हो रहे होते हैं, तो बर्तन कभी गंदे हो जाते हैं, कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो हमें हर वक्त किचन में साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। यहीं से पूरे घर का हाइजीन मेंटेन होता है। तो अब आते हैं ऑयल डिस्पेंसर्स की तरफ। हमारे पास जो भी घर में ऑयल डिस्पेंसर्स होता है उसको हम डायरेक्टली ऐसे काउंटर टॉप पे रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ऑयल का जो बॉटल होता है उसमें से बाहर थोड़ी बहुत लीकेज होती रहती है, तो नीचे बहुत ज़्यादा काउंटर टॉप हमारा गंदा हो जाता है, फिर उसको हमें साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमेशा ऑयल को रखने के लिए या तो हमारे घर में अगर ट्रे है तो ट्रे का यूज़ करें, अदरवाइज़ जो भी हमारे पास है चीज़ें उसको हम यूज़ करके उसमें अपना ऑयल डिस्पेंसर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये रोटेटिंग वाला ट्रे है ऑयल डिस्पेंसर्स के लिए मैंने स्पेशली मंगाया है, तो इसको मैं टाइम टू टाइम क्लीन कर देती हूँ और फिर इस पर मैं टिश्यू पेपर्स बिछा देती हूँ। तो मैं डबल टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ ताकि ज़रा सा भी लीकेज हो तो वो नीचे की तरफ को ना जाए और हमारा जो ट्रे है वो साफ़ सुथरी रहे। तो यहाँ पर सब चीज़ें करके मैं अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता है और काउंटर टॉप पे अच्छा खासा स्पेस भी मेरा बच जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हमारा जो ऑयल डिस्पेंसर वाला एरिया है वो बहुत क्लीन एंड क्लियर दिखने लगता है। दिस इज़ माई 9th टिप। तो हमारे पास जो भी कटलरी होल्डर्स होते हैं या फिर बड़े वाले स्पून्स जो हम जिसमें रखते हैं ना, वो क्या होता है नीचे से उसमें काफ़ी बार हम ऐसे डाल देते डायरेक्टली तो वो नीचे से गंदा होने लगता है और उसमें पानी आने लगते हैं। तो इसलिए मैं नीचे से ना होल कर देती हूँ इसमें। ये मेरे पास एक वास कह सकते हैं, वास था पुराना, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है एज अ स्पून होल्डर। बड़े वाले जो भी मेरे पास चमचे होते हैं उसको मैं इसमें रखती हूँ। तो नीचे से मैंने इसमें होल कर दिया है ताकि अगर ज़रा सा भी स्पून्स वगैरह में पानी रहे तो वो नीचे की तरफ से निकल जाया करे, अदरवाइज़ इसमें पानी जमा हो जाता है और फिर वो अजीब से स्मेल आने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है और उसमें हमने कोई भी बर्तन रखना है या फिर कुछ भी ऐसे स्पून्स वगैरह रखना है तो उसके नीचे से हम होल कर दें ताकि जो भी पानी वगैरह हो निकल जाया करे और उसमें स्मेल ना रहे। आई नो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, हर कोई अपने किचन को साफ़ रखता ही है, हर कोई हाइजीन मेंटेन करता ही है और हर कोई जानता है कि किस तरह से करना है, लेकिन मैं किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं वीडियो बना रही हूँ। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। मैं जो करती हूँ मैं वो शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जस्ट ये वीडियोज़ बनाती हूँ।
सो नाउ माई 10th टिप हेयर इज़ कि सोने से पहले हमेशा अपने जो भी बर्तन होते हैं उनको धुल देती हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर जो काउंटर टॉप्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रात में क्या पता कि कॉकरोच चल रहा हो या फिर कुछ ऐसे जूठा रह जाता है तो उस पर कॉकरोच आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं सोने से पहले ज़रूर से ये सारी चीज़ें क्लीन करके तब सोती हूँ। काउंटर टॉप क्लीनिंग के लिए मैं सिर्फ काउंटर टॉप्स को साफ़ नहीं करती हूँ, बल्कि उसके ऊपर रखी हुई हर एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करती हूँ। उस चीज़ को साइड करके तब उसके नीचे का एरिया भी अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। ऐसा मैं वीक में 2 से 3 बार तो ज़रूर करती हूँ। ऐसे बार बार चीज़ों को निकाल कर रीऑर्गेनाइज़ करने से ना मुझे पता रहता है कि मेरी कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ, ये चीज़ें मेरी इस तरफ रखी हुई हैं और इसको मुझे कब यूज़ करना है। और उसके अलावा उसके नीचे जो भी जैसे होता है कि सामान जहाँ पे मेरा रखा हुआ है तो उसके नीचे मैं चेक कर लेती हूँ कि कोई भी ऐसा जैसे होता है छोटे छोटे कीड़े मर के आगे पीछे हो जाते हैं, चीज़ों के पीछे छिपे हुए रहते हैं, तो वैसा मैं बार बार करके साफ़ करती हूँ और चेक कर लेती हूँ, जिससे मेरा जो काउंटर टॉप का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से क्लीन रहता है। थोड़े बहुत चेंजेस करने से ना हमारे किचन का लुक भी चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी हो जाता है और हमें भी देखने में अच्छा लगता है। बार बार एक ही चीज़ देख के हम बोर नहीं होते हैं। सो नाउ माई फाइनल एंड 11th टिप इज़ कि मैं सोने से पहले हमेशा अपने स्टोव को अच्छी तरीके से स्पॉन्ज की हेल्प से क्लीन कर लिया करती हूँ। ऐसा मैंने अपने कई ब्लॉग्स में भी बताया है कि मैं किस तरह से अपने स्टोव को क्लीनिंग करती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई मेंटेन माई किचन हाइजीन एंड कीप इट क्लीन। इसी तरह से मैं पूरे किचन को साफ़ करके रखती हूँ। मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है और ओपन है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं कॉकरोचेज़ वगैरह ना आ जाए, क्योंकि छोटे छोटे कॉकरोच बहुत आते रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इसको कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रखूँ और इन चीज़ों से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। जो सारे टिप्स मैंने बताए हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, इससे मेरी लाइफ ईजी हो गई है, मेरा काम ईजी हो गया और मेरा किचन बहुत साफ़ सुथरा रहता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।